बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ गज़ल अशरफ। मैं हूँ हसन लियाकत और उम्मीद करते हैं कि आप सबकी तबीयत ठीक ठाक होगी। गज़ल की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हो सकी है, उसकी वजह यही है कि ये इन्फ्लुएंजा चल रहा है। नहीं वो रोज़ तो हम नहीं कह सकते कि आप दवाई नहीं ले रही हैं, डेफिनेटली आपने दवाई ली होगी, लेकिन कोई ऐसे बुखार चल रहे हैं, ऐसा नज़ला ज़ुकाम चल रहा है जो कि 4, 5, 6 दिन या 7 दिन लेते हैं और उसके बाद ही जाके आप रिकवर होते हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे दूर रहें और जो लोग इसमें मुब्तला हैं वो और गज़ल जल्द अज जल्द अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और स्ट्रेट अवे चलते हैं अपनी सोशल स्टोरीज और ट्रेंडिंग स्टोरीज की जानिब। हुकूमत ने नए करेंसी नोट्स मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। एलामिया के मुताबिक वजारत खजाना की जानिब से स्टेट बैंक से जारी होने वाले बैंक नोट्स के नए डिज़ाइन पर काबीना ब्रीफिंग दी गई। वफाकी काबीना ने करेंसी नोट्स के नए डिज़ाइन पर गौर करने के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी है। ब्रीफिंग में बताया गया कि नए करेंसी नोट्स कंटेम्प्रेरी तकाज़ों के हवाले से डिज़ाइन किया जाएगा। उनको नए करेंसी नोट्स के डिज़ाइन के लिए बैनुल-अक़वामी माहिरीन की खिदमत हासिल की जाएंगी। काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि 100, 500, 1000 और 5000 रुपये के नए डिज़ाइंस के बैंक नोट मुतारिफ करवाए जाएंगे। नए करेंसी नोट्स में ज़्यादा बेहतर सिक्योरिटी थ्रेड इस्तेमाल किया जाएगा। नए करेंसी नोट्स की डिज़ाइन में पाकिस्तान की इलाकाई, जोग्राफियाई, सकाफती और तारीखी यादगारों को जगह दी जाएगी। काबीना को बताया गया कि ख़वातीन की कौमी तरक्की में शमूलियत को भी डिज़ाइन का हिस्सा बनाया जाएगा। माहौलियाती तब्दीली जैसे अहम मुआशरती मौज़ूआत को भी डिज़ाइन का हिस्सा बनाया जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं लेकिन इससे पहले भी हमने हसनैन देखा है कि बहुत सारे नोट तब्दील हुए हैं। याद है आपको 75 रुपीज़ का भी एक नोट आया था, लेकिन वो ज़्यादातर मार्केट में नहीं चल सका था। लेकिन ये ये जो आप अभी नोट है ना, ये 100 रुपये का, ये फिर मतलब डिसकंटिन्यू हो जाएगा। डिसकंटिन्यू हो जाएगा, नया एक नोट आ जाएगा 100 का, 500 का, 1000 का, 5000 का। बिल्कुल जी। अब ये ज़ाहिर वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसमें ये फैसला किया गया है। अब देखें कि नए नोट किस तरह से होते हैं। जिस तरह से हसनैन ने बताया कि ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह भी इस्तेमाल किए जाएंगे। फिर मज़ीद जो मुख्तलिफ जगहों का बताया गया कि उनकी मुख्तलिफ अक़साम तनव्वो के हवाले से बात की गई कि वो भी शामिल की जाएंगी। फिर ख़वातीन के हवाले से भी बात की गई। तो एक अच्छे नोट्स हो सकते हैं, मज़ेदार नोट हो सकते हैं और रखने में भी मज़ा आएगा और कमाने में भी मज़ा आएगा। नहीं, कमाने में तो खैर उसी तरह से आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट भी आई थी जो कि आज से 4-5 दिन पहले मैंने पढ़ी थी और उस पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि अगर ये मंजूरी लेट सपोज प्राइम मिनिस्टर ने दे दी है तो ये नहीं है कि ये कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। हालांकि इनको आते हुए आई थिंक 3 से 4 या 5 महीने लगेंगे और टेंटेटिवली ये बताया गया था कि टेंटेटिव डेट इसकी ये होगी कि ये जुलाई या अगस्त में आ सकते हैं और उसके बाद फिर आपको एक डेट भी दी जाएगी कि आप अपने तमाम तर नोट्स बैंक में जाकर जमा करवाएं। वो आप जमा करवाएंगे और उसके मुताबिक आपको फिर उस डेट के अंदर अंदर नए नोट भी मिल सकते हैं। बट लेट्स सी कि अब क्या होता है। ज़्यादा दूर बात नहीं है, 3-6 महीनों की बात है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं दरामदशुदा मोबाइल फोन्स पर टैक्सेस में कमी ना हो सकी और ज़राए के मुताबिक FBR ने टैक्सेस में फौरी कमी का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट्स के बता रही हैं कि वजारत IT और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी टेलीकॉम ऑपरेटर्स का अहम मुतालबा पूरा करने में नाकाम हो गए हैं। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी पॉलिसी डायरेक्टिव में भी मोबाइल फ़ोन टैक्स से मुताल्लिक कोई वाज़ेह यकीन दहानी नहीं कराई गई और इसके साथ साथ टेलीकॉम ऑपरेटर्स 5G मोबाइल फ़ोन्स की कमी पूरा करने के लिए टैक्स में कमी का मुतालबा भी कर रहे हैं। जबकि वजारत IT और PTA ने भी 5G डिवाइसेस की जो कमी है उसको पूरी करने के लिए टैक्सेस में कमी की सिफारिश की थी। FBR ने वजारत IT और PTA का दरामद फ़ोन मोबाइल फ़ोन पर टैक्सेस में फौरी कमी का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। ज़राए बता रहे हैं कि FBR ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोबाइल फ़ोन टैक्स में कमी से टैक्स वसूली के मजमूई अहदाफ मुतासिर होंगे और FBR आइंदा बजट में मोबाइल फ़ोन टैक्सेस पर नजरसानी के मौक़िफ़ पर भी कायम है। बिल्कुल ऐसी है। ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट खबर है क्योंकि हमने ये खबर शेयर की थी सबसे पहले। उसको आपने बड़ा लाइक भी किया था कि PTA के जितने भी आपके फोन्स होते हैं जो नॉन PTA होते हैं वो इस वजह से नॉन PTA होते हैं कि वो 1.5-2 लाख रुपए का टैक्स होता है, आपको वो पे करना पड़ता है। तो हमने बताया था कि कोई मिनिमम अमाउंट होगी शायद 50,000 रुपए की जो आप पे करेंगे और उसके बाद आपका मोबाइल फ़ोन काबिल इस्तेमाल हो जाएगा। और इस हवाले से कौमी असम्बली में भी काफ़ी बहस हुई। हमने डिफरेंट MNAs को, वफाकी वज़रा को ये कहते हुए सुना कि मोबाइल इज़ नॉट ए लग्जरी। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो आखिरी लाइन आपने पढ़ी है ना कि FBR ने कहा है कि टैक्सेस के अहदाफ में कमी होगी, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि टैक्सेस हमने या तो इसी तरह से मोबाइल फ़ोन से वसूल करने होते हैं या हम जैसे जो सैलरी पेशा लोग हैं जिन सैलरी लेनी होती है उनसे उन्होंने इनकम टैक्स वसूल करना होता है। बड़े बिजनेस की तरफ वो जाते नहीं हैं, माइक्रो मैक्रो लेवल पे तो इतनी ज़्यादा चीज़ें देखते नहीं हैं।
सो इनको यही छोटी छोटी चीजें नजर आती है और इसी वजह से हमारे मुल्क बट में बड़ा मायूस कर दिया मुझे खबर ने। हाँ, बड़ी मायूस खुशी इस से वजह खबर कर दी दिया थी मैंने कि ये। इनके पास एक फोन था तो इन्होंने कहा कि चलो वो 50,000 रुपया होगा तो मैं भी देके नहीं, असल में जब ये खबर पीटीए में शामिल हो जाऊंगी, लेकिन नहीं हो सका। असल में मसला ये है कि जब मैंने ये खबर शेयर की थी तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि जायरा, जब हमने विफाकी वज़रा के बयानात भी सुने थे तो उनको उनके हवाले से भी ये खदशात थे ना, सिर्फ मेरे नहीं थे या आपके नहीं थे, बाकी सब नॉन पीटीए फोन था सबके पास था। तो वैसे भी जब ये बातें सामने आई तो बड़ी खुशी के साथ ये खबर मैंने आपके साथ, हम दोनों ने आपके साथ शेयर की, लेकिन अब जब ये खबर आई तो काफी मायूस हो गए। गमगीन हो गया ना। अब देखिए, मैंने भी अगर अपना फोन अपडेट करना है तो उसमें अगर वो टैक्स कम होगा तो डेफिनेटली जो 5 लाख का फोन है वो 3 लाख में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर टैक्स ज्यादा होगा तो वो 5 लाख का ही 5 लाख मिलेगा। तो मायूसी तो खैर मुझे भी है और पूरी कौम जो इस वक्त सुन रही होगी उनको ये मायूसी जरूर होगी। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और पंजाब हुकूमत की जानिब से एक बड़ा जबरदस्त फैसला किया गया है, उसके हवाले से आपको बताना है। पंजाब हुकूमत ने सरकारी महकमों में पेट्रोल डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। नए पेट्रोल पंप्स के लिए भी एनओसी की मंजूरी तब दी जाएगी जब वहां पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट लगाने का वो मशरूत एनओसी होगी। अगर आप वहां पे चार्जिंग यूनिट लगाएंगे तब आपको एनओसी दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान जल्द मुतवक्के है, जिसके मुताबिक आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या फिर हाइब्रिड गाड़ियां खरीदी जा सकेंगी। फील्ड ड्यूटी की गाड़ियों को पाबंदी से इस्तिस्ना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक नए पेट्रोल पंप्स की मंजूरी भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग से मशरूत होगी। किसी भी नए पेट्रोल पंप को इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट की तनसीब के बगैर काम करने की इजाज़त नहीं होगी। और ये इस वजह से हुआ है कि शायद ग्रीन पंजाब और ये स्मॉग और फॉग और इनसे बहुत तंग आ चुकी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ ऐसा करने से वो चीजें हल हो जाएंगी? काफी हद तक, लेकिन सिर्फ एक ये हल तो नहीं है ना। आपकी जो मतलब 50% पोल्यूशन है ना, वो आपकी गाड़ियां क्रिएट करती हैं जो मोटरवेज पे होती हैं, लेकिन सबके ऊपर सब चीजों को देखना चाहिए, सिर्फ इन चीजों को नहीं। लेकिन चले खैर, लेट्स सी, ये अच्छी चीज है। वो फैक्ट्रीज को भी देख रही थी। एक दिन हमने किया था कि लाहौर में होटल्स के ऊपर भी पाबंदी लग रही है, जो अपने एग्जॉस्ट को जिन्होंने खुला छोड़ा हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो सारी चीजें कर रही हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब ये जो बिजली बनती है, मुझे फिर ये बताएं कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए वो कैसे बन रही है, फिर उसके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। तो ये सिर्फ गाड़ियों की जो बिजली है वो तो या तो सोलर से बनेगी या फिर वो मंगला में बन रही है या किसी और डैम में बन रही है। लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारे मुहर्रिकात हैं, उनको भी नजरसानी में रखना चाहिए। सिर्फ एक चीज के ऊपर बात करने से आपके मसाइल हल नहीं होते। ये देखिए, ये आपका पॉइंट ठीक है कि एक सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे नहीं, आपको फैक्ट्रीज को भी देखना चाहिए जो धुआं उठाती हैं, आपको इंडस्ट्री को भी देखना चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में आपका अपना स्टेक हो। सो सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबको देख के आप आगे चलेंगे तो तब जाके स्मोक, क्योंकि देखिए सिर्फ खबर शेयर कर देने की हद तो नहीं होती। हमने पहले, जैसे आपने कहा, हमने खबर जरूर शेयर की थी कि फैक्ट्रीज के ऊपर जुर्माने आयद कर दिए जाएंगे, लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन हो रही है या फिर नहीं हो रही, या अभी भी आप देख रहे हैं नहीं होगी। बिल्कुल, तो बात यही है कि उन चीजों को भी देखना जरूरी होता है कि सिर्फ एक चीज के ऊपर पाबंदी लगा देने से आपके मसाइल हल नहीं होते। इनके साथ बहुत सारी चीजें इंटरलिंक होती हैं, उनको भी आप देखें, उन पर भी पाबंदी लगाएं। हाँ, ये चीज अच्छी है कि आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रेजुअली ग्रो करेंगे तो वो बेहतरी आ सकती है आपके माहौल में। लेकिन अब ये कह दिया गया, लेकिन जो फील्ड में गाड़ियां जाएंगी उसको इससे इस्तिस्ना हासिल होगा, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपको अमेरिका लिए चलते हैं, जहां पे अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के लिए वीजा प्रोसेस गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुंजमद करने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक इस फैसले का इतलाक 21 जनवरी से होगा, जिसके बाद मुतासरा ममालिक के शहरियों के लिए वीजा दरख्वास्तों की कार्रवाई रोक दी जाएगी। ज़राए बताते हैं कि वीजा प्रोसेस की मुअत्तली जिन ममालिक पर लागू होगी उनमें पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, रूस, इराक, अल्बानिया, आर्मीनिया, आज़रबाईजान, कोलंबिया और क्यूबा और इसके साथ ईरान समेत दीगर ममालिक भी शामिल होंगे। वीज़ा प्रोसेस की बंदिश से तालीम, कारोबार, आपकी मुलाजमत और ख़ानदानी बुनियादों पर अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद अफराद बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। और माहिरीन ये बताते हैं कि इस इक़दाम के बाद हज़ारों ज़ेर इल्तवा वीज़ा दरख्वास्तें रोक दी जाएंगी, जबकि नई दरख्वास्तें भी कबूल नहीं की जाएंगी। मुतासरा ममालिक में इस फैसले पर तशवीश पाई भी जा रही है और शहरी अमरीकी हुकाम की जानिब से वजाहत के मुंतज़िर भी दिखाई दे रहे हैं। अभी तक अमरीकी हुकूमत की जानिब से इस फैसले की बाज़ाब्ता वजूहात सामने नहीं आई और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये इक़दाम इमिग्रेशन पॉलिसी, सिक्योरिटी खदशात या इंतज़ामी वजूहात के तहत हो सकता है। बिल्कुल ख़वातीन वज़ात, ये ट्रंप की जो इमिग्रेशन पॉलिसी थी और ये उसी पॉलिसी के ऊपर अमल करते हुए हमें ट्रंप नज़र आ रहे हैं। और जब से ट्रंप वहाँ पे आए थे उसमें जितने भी
जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा खदशात लाक थे। और आप देख लीजिए कि अब बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और इस समेत बहुत सारे और ममालिक हैं, ईरान समेत, जिसमें एक बड़ी आबादी है। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के इस डिसीजन से तकरीबन 1.25 अरब या 1.5 अरब लोगों को नुकसान हो सकता है। और अब देखना है कि आप अगर कारोबार के लिए, मुलाजमत के लिए या फिर तालीम के लिए अमेरिका जाना चाहते थे तो आपको कुछ और अपने ऑप्शंस के ऊपर गौर करना होगा। आप किसी और मुल्क के ऊपर वर्किंग करें और वहाँ पे जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसी है इसके ऊपर अमेरिका अभी तक वजाहत नहीं दे पाया। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह के उनके बिहेवियर है वो कोई वजाहत देंगे भी। ख़वातीन और हज़रात, आगे बढ़ते और आगे बढ़ते हुए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ और फिर उसके ऊपर हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो ख़वातीन और हज़रात, ये हैं पाकिस्तानी मलिंगा की तरह बॉलिंग करवाने वाले ज़मान खान, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से है। बिग बैश लीग में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ज़मान खान ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए आखिरी ओवर में 6 रन कामयाबी से उसका दिफा भी किया और अपनी टीम को मैच जितवाया। ज़मान खान के शानदार आखिरी ओवर की बदौलत ब्रिस्बेन हीट ने होबार्ट हॉरिकन्स को 3 रन से शिकस्त दी। आखिरी ओवर में होबार्ट हॉरिकन्स को जीत के लिए सिर्फ 6 रन दरकार थे, ताहम ज़मान खान की शानदार बॉलिंग की बदौलत सिर्फ 2 रन उन्होंने दिए और ज़मान खान ने पहली गेंद डॉट करवाई, दूसरी पर सिंगल स्कोर हुआ, तीसरी और चौथी गेंद फिर डॉट हुई और 5वीं गेंद पर ज़मान खान ने विकेट हासिल की, जबकि आखिरी गेंद पर सिर्फ सिंगल स्कोर हुआ। यूं ज़मान खान ने 6 रन का कामयाबी से दिफा करके अपनी टीम ब्रिस्बेन हीट को बाज़ाहिर हारा हुआ मैच जितवाया। जी, हम ज़मान खान को मुबारकबाद भी देते हैं और उन टीम को मुबारकबाद भी देते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से कि बहुत अच्छी और शानदार आपने गेम खेली और अपने टीम को मैच भी जितवा दिया। अब आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़कर आपको बताते हैं, कचरे के डिब्बे आपने देखे होंगे, हर जगह मौजूद होते हैं जिसमें आप कचरा फेंकते हैं, लेकिन कचरे के डिब्बे आम तौर पर अपनी जगह खड़े रहते हैं ताकि लोग उसमें सामान या फिर गन वगैरह जो भी है फेंक सकें। मगर एक बरतानवी मुहक्किक माइकल वॉलहेड ने ऐसा कूड़ेदान तैयार कर लिया जिसने दौड़ने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। इस पहियों वाले कूड़ेदान ने 66 मील फी घंटे की रफ्तार से दौड़ने में कामयाबी हासिल की। माइकल वॉलहेड ने ही इससे कबल 55 मील फी घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाले कूड़ेदान का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने बताया कि वो मोटराइज्ड कूड़ेदान उन पर काम भी कर रहे थे इससे पहले और उसे जनरल वेस्ट का नाम दिया गया है। और उनका ये कहना था कि जनरल वेस्ट की तामीर का ख्याल एंडी जेंगिंग से आया, जिसने 2020 में 45 मील फी घंटे की रफ्तार का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने पहियों वाले कूड़ेदान को ऑनलाइन $25 में खरीदा और $900 खर्च करके उसमें मुख्तलिफ तब्दीलियां की। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और अब देखिए कि कूड़ादान, हमारे यहाँ तो कूड़ादान वैसे मिलते नहीं है, बाहर के मुल्कों में आपको एक जगह खड़े नजर आते हैं। लेकिन इस तब्दीली के बाद मैं आपको बताऊं कि अगर कोई कंपनी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा यार, कि छोटे छोटे कूड़ेदान हर जगह पे होते हैं, तो वो गवर्नमेंट लेवल पे जाके प्रपोजल दे सकते हैं कि हम एक ऐसा कूड़ेदान बनाते हैं जो कि पूरे शहर का कूड़ेदान और वो ऑटोमेटिकली घूमता रहे, एक घर से दूसरे घर में जाए, उसकी टाइमिंग हो, आप उसमें कूड़ा डाल लें, ठीक है, उसके बाद वो दौड़ के अगले घर पे जाए। और ये कमर्शियल एस्पेक्ट पे अगर देखा जाए तो इसमें काफी कामयाबी हो सकती है अगर कोई कंपनी इसको उस नजर से देखे। और कूड़ादान अब मूवेबल कूड़ादान जो कि आपको बर्तानिया के बाद पाकिस्तान में, चाइना में, इंडिया में हर जगह पे नजर आ सकते हैं। ख़वातीन उज़ात, यहाँ पे हमारी सोशल स्टोरीज का वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। अगर आपको ये लग रहा है कि गर्मी हर साल पहले से ज़्यादा शदीद हो रही है तो ये सिर्फ एहसास नहीं बल्कि ये हकीकत भी है और साइंसी हकीकत भी है। यूरोपीय यूनियन की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस और अमरीकी तहकीकी इदारे बाकले अर्थ की ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2025 दुनिया का तीसरा गर्म तरीन साल साबित हुआ, जबकि इससे पहले 2024 और 2023 पहले ही खतरे की घंटी बजा चुका है। माहिरीन बता रहे हैं कि गुज़श्ता 11 बरस मुसलसल दुनिया के गर्म तरीन साल रहे और पहली बार आलमी दर्जा हरारत सनती दौर से पहले के मुकाबले में औसतन 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की हद से तजावुज़ कर गया, जो माहौलियाती साइंस में एक नहायत तशवीशनाक मोड़ समझा जा रहा है। और माहिरीन ने खबरदार किया है कि 2026 में भी गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा। इन्हीं संगीन हकायक और इसके पाकिस्तान और दुनिया पर पड़ने वाले असरात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद है जी अब्दुल माजिद साहब, आप क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले टू स्टार्ट विद के जिस तरह से हसनैन ने बात की, 2023 का जिक्र किया, 24 का, 25 का भी, यानी कि ये देखा जा रहा है कि ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट ईयर्स हैं, लेकिन इसमें ये रैपिड वार्मिंग क्यों हुई, इसके पीछे क्या रूट कॉज है साइंटिफिकली अगर बात की जाए तो?
Good, interesting question. Definitely, 2023 was the hottest year जो UN की रिपोर्ट्स भी थी, बट 2025 ने उसका भी रिकॉर्ड ब्रेक किया. एंड जो फॉरकास्ट हैं वो ये हैं कि द हीट विल बी इंक्रीज्ड एवरी ईयर. सो हमें जो साइंटिफिक रीजंस हैं इसकी वो हैं, द मेन इशू इज फ्यूल्स जो हम एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं. फोसिल फ्यूल से होता ये है कि हमारी जितनी कार्बन होती है वो बर्न होके हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है. तो उसका ये इम्पैक्ट आता है कि आपकी जो ज़मीन आप हीट सूरज से लेने के बाद एक्स्ट्रा और एक्सेसिव हीट जो पहले हमारी ज़मीन हवा में खारिज कर देती थी, अब ये होता है वो जो गैसेस होती हैं वो इस हीट को ट्रैप कर लेती हैं. उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है जो कि हर साल हमें देखने को मिलता है कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है. तो ये दिस इज़ द मेन साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड इट. इसके इम्पैक्ट्स हमें नज़र आते हैं फ्लड्स की फॉर्म में. जैसे 2025 में आपने पाकिस्तान में देखा कि अर्बन फ्लडिंग भी हुई, रूरल भी हुई, इवन माउंटेनस रीजन्स में लैंडस्लाइड्स हुई और आप फ्लैश फ्लड्स भी देखते हैं. तो ये सारे उसके इम्पैक्ट्स में होता है. तो रीजन प्लस उसका आउटकम हमें इन द फॉर्म ऑफ डिजास्टर्स नजर आता है. अच्छा माजिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने फ्लडिंग की बात की है. हमारे यहाँ फ्लड भी होते हैं, फिर सर्दी का मौसम भी काफ़ी ज़्यादा सुकड़ता चला जा रहा है. हम देखते हैं कि शायद इंडस्ट्री या फिर फैक्ट्री उस तरह से फ्लरिश पाकिस्तान में नहीं कर रही है, लेकिन जो आलमी क्लाइमेट चेंज के असरात हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे रीजन में नज़र आ रहे हैं. तो इस हवाले से आलमी अक़वाम तो काम कर रही हैं, क्या हम भी सीरियस हैं और क्लाइमेट चेंज के हवाले से कुछ ऐसे स्टेप्स कर रहे हैं कि स्पेशली क्योंकि हम तो ऐसी जगहों पे बैठे हुए हैं जहाँ पे फ्लड्स तो रोज़ आ सकते हैं, पहाड़ों के दामन में K2 यहाँ पे है और बड़े बड़े राका पोशियों को आप देख लीजिए, जब पिघलेंगे तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट तो पूरे पाकिस्तान में होगा. एग्जैक्टली ये जो चीज़ है इट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ क्लाइमेट जस्टिस एंड इनजस्टिस. पाकिस्तान के साथ जो है वो हो रहा है क्लाइमेट इनजस्टिस. वो ऐसे कि हमारी जो एमिशंस हैं इंटरनेशनली वो इट इज़ लेस देन 1% जो हम कार्बन का अखराज कर रहे हैं. जिस तरह आपने जिक्र किया कि हमारी जो फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री है, वो बहुत कम है कंपेयर टू US और यूरोपियन कंट्रीज. बट हमारा जो हमारे ऊपर इफेक्ट्स आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, वो वी आर द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री. इन टॉप 10 वल्नरेबल कंट्रीज में पाकिस्तान आता है रिगार्डिंग क्लाइमेट डिजास्टर्स. सो हम उसके लिए कर क्या रहे हैं. डेफिनेटली अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ब्राजील में हुई थी. सो हमारी क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के लोग गए वहाँ पे, दे पार्टिसिपेटेड. हमारा मेन फोकस 2 से 3 चीज़ों पे था. एक क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर था कि हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है. बट अगेन हमारी प्रायोरिटीज जो हैं वो ऑन ग्राउंड थोड़ी डिफरेंट हैं अनफॉर्चुनेटली. लाइक वी आर नॉट प्रोटेक्टिंग द इकोसिस्टम. हम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के सिग्नेटरी हैं, बट उसके लिए हम कर क्या रहे हैं, हम अपना बायोडाइवर्सिटी को वी आर लूजिंग इट. आप इस्लामाबाद के अंदर देख लें लास्ट फ्यू डेज में ट्री कटिंग वाला जो इशू है, दैट इज टू डेंजरस. सो हमें जो अपनी सूरत हाल देखते हुए कि वी आर मोस्ट वल्नरेबल रिगार्डिंग क्लाइमेट, तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा लुक आफ्टर करना चाहिए कि हमारे प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हैं वो हमारी पॉलिसी से मैच करने चाहिए. अच्छा माजिद साहब, मुझे ये बताएं कि पिछले सवाल के जवाब में आपने फॉसिल फ्यूल्स का जिक्र किया था और इससे पहले आज जब हम स्टोरीज शेयर कर रहे थे तो उस टाइम भी हम इस हवाले से थोड़ा सा जिक्र कर रहे थे, लेकिन वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात थी. लेकिन मुझे ये बताएं कि अब अगर ये सारी सूरत हाल देखी जाए क्लाइमेट चेंज के हवाले से इस तनाजुर में, तो कौन से ऐसे टिपिंग पॉइंट्स हैं जिनको हम क्रॉस कर चुके हैं या फिर हम उनको क्रॉस करने के करीब है? इसमें 2 चीज़ें हैं. एक तो इंटरनेशनली एज अ ग्लोबल अगर हम फिनोमेना देखें तो हम टिपिंग पॉइंट क्रॉस कर चुके हैं. जो UN इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP की रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट ARs हैं, AR6 जो एनुअल रिपोर्ट 6 है, उसमें दे हैव क्लियरली मेंशन्ड इट दैट वी हैव क्रॉस्ड द टिपिंग पॉइंट. अब वो टिपिंग पॉइंट क्या है? वो टिपिंग पॉइंट ये है कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर हमारा 2 डिग्री से इंक्रीज कर चुका है आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन. 2 डिग्री से इंक्रीज का मुराद ये है कि आपका जो सी लेवल राइज है वो ऑलमोस्ट 0.8 टू 0.1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा है पर ईयर. सो इसका नुकसान ये हो रहा है कि आपके ग्लोबली बहुत सारे ऐसे कोस्टल एरियाज हैं विच वुड बी अंडर वाटर बाय 2050 इंक्लूडिंग भूटान एंड मालदीव्स. सो
ये एक तो ये इंटरनेशनल फिनोमेना है जो टिपिंग पॉइंट हमारा क्रॉस हो चुका है। सेकंड, हम पाकिस्तान में जब देखते हैं हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है हमारी ट्री कवर। वी हैव 4 to 5% ट्री कवर इन आवर कंट्री, जो कि हमारा होना चाहिए 20%। उसके लिए यस देयर वाज एन इनिशिएटिव, बिलियन ट्री सुनामी, इस तरह के कुछ इनिशिएटिव्स पाकिस्तान ने लिए हैं, बट हम उसको इनिशिएटिव लेने के बाद हमने रिकॉर्ड आज तक नहीं रखा कि हमारा ट्री कवर इंक्रीज कितना हुआ है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। सो ट्री कवर में इसीलिए फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ बिकॉज क्लाइमेट अडॉप्टेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस प्लस मिटिगेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दरख्त होता है। दरख्त सिर्फ दरख्त नहीं होता, वो एक पूरी एक दुनिया कैरी करता है अपने अंदर। वो कार्बन सिंक के तौर पर भी काम कर रहा होता है, वो आपके बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के लिए भी बड़ा अच्छा होता है, वो आपकी लैंड यूज जो हो रही होती है उसको जमीन के माइक्रो। माजिद साहब मुझे क्विकली बताइएगा, वक्त थोड़ा सा कम है। ये तो जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं ये मैक्रो लेवल पे है, अब मुझे थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे बताइएगा, मैं आप एज ए इंडिविजुअल वो क्या कुछ कर सकते हैं जिसका थोड़ा बहुत फर्क हम क्लाइमेट चेंज में डाल सकते हैं। माइक्रो लेवल पे आपने और मैंने ये करना है कि हमें हर साल ना कम से कम 5 से दरख्त प्लांट्स लगाने हैं और उनका ख्याल भी रखना है, उनको ग्रो भी करना है। वी हैव टू नरिश। और सर फिर जब वो 50 साल के हो जाएंगे तो उनको काट दिया जाएगा। वेरी अनफॉर्चुनेट बट अगर हमारे अंदर अवेयरनेस आ जाएगी तो शायद इस चीज को भी एक टैबू बना दिया जाएगा कि नहीं काटना दरख्त। ठीक हो गया। सेकंड, हम ये स्टेप ले सकते हैं कि इन आर कैपेसिटी हमें जो अपनी व्हीकुलर एमिशंस है उसको रिड्यूस करना है। लाइक आप और मैं अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएं। तो ठीक हो गया। ये इस हवाले से ना आज हमने स्टोरी भी शेयर की थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी एक पंजाब गवर्नमेंट ने जारी की है। माजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स प्लेजर टॉकिंग विद यू, जो कि आप क्लाइमेट चेंज के हवाले से इस वक्त हमारी डिस्कशन को मुलायजा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जी, आगे। और अब आपको लिए चलते हैं रहीम यार खान, जहाँ पर एक बहुत ही हैरानकुन सा वाकया हुआ, या फिर आप ये कह लें कि ये बहुत रेयर केसेस होते हैं इस तरह के। शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 5 साला बच्चे रेहान की बात की जाए तो उसके सीने से एक मुकम्मल तश्कील ना पाने वाले बच्चे को कामयाब सर्जरी के बाद बच्चे के अंदर से नौमौलूद को निकाल लिया गया। यानी कि सिंपल अल्फाज में बताऊं तो एक बच्चे के अंदर से सर्जरी के थ्रू दूसरे बच्चे को निकाल लिया गया। और इसके साथ साथ सर्जन डॉक्टर सुल्तान महमूद का कहना है कि बच्चा दिल के इंतहाई करीब मरकजी शरेआन के पास मौजूद था। ये चौंका देने वाला वाकया इंतहाई नायाब तिबी वाकया है। मेडिकल रिसर्च में इस कैफियत को डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद भी है। इस टर्म को अगर मैं गलत हूं तो वो बेहतर तरीके से बता देंगे। फैटिस इन्फेक्टिक कहा जाता है, जो हर 5 लाख पैदाइशों में से एक में सामने आती है। मुतासरा बच्चे की वालिदा का कहना है कि सर्जरी के बाद बच्चे की हालत तसल्ली बख्श बताई जा रही है और अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद भी है। बिल्कुल ऐसे इसी पे बात करेंगे। डॉक्टर सुल्तान निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आपने ये एक कामयाब ऑपरेशन किया, लेकिन इस हवाले से अब सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। कोई इसको मुआवजा कह रहे हैं, कोई इसको क़यामत की निशानी कह रहे हैं। एक्चुअल में तो आप बताएंगे कि ये हुआ क्या और क्या कुछ सिचुएशन थी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सर। साहब सर, जैसे जैसे वक्त के साथ साइंस तरक्की कर रही है और मेडिसिन साइंस भी इसी तरीके से तरक्की कर रही है, तो ये फैक्ट्स ये सामने आ रहे हैं। और ये जो डायग्नोसिस है इसको फीटस इन फीटू, यानी कि एक बच्चे के अंदर दूसरा बच्चा जो है वो पनपता है या जन्म लेता है, तो ये एक डायग्नोसिस, ये एक टर्म मेडिकल ऑलरेडी पहले मौजूद है। होता इसमें ये है कि भी जैसे ही बच्चा अपना एम्ब्रियोजेनेसिस होती है तो उस दौरान ही दूसरा एक जो है ना बच्चा जो है ना उसके साथ इन्वेलोप हो जाता है और वो फिर कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर जाके इम्प्लांट हो जाता है और फिर वक्त के साथ साथ वो रीग्रो करता है। कॉमनेस्ट साइट जो है वो एब्डामिन है और एब्डामिन के नीचे हम उसको रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस कहते हैं, वहाँ पे है। और फिर उसके बाद चेस्ट है, चेस्ट के बाद इवन ब्रेन के अंदर भी जो है ना बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। तो ये जो मैंने सर्जरी की है, ये पेशेंट एक तो ये है कि भी ये बड़ी लेट प्रेजेंटेशन है। वैसे वर्ल्ड के अंदर जो अभी तक लिटरेचर रिव्यू किया है हमने, उसके अंदर मैक्सिमम 2 इयर्स तक जो है ना डायग्नोसिस हो चुकी थी और फिर उसका ऑपरेशन किया गया। लेकिन हमारे पास ये बच्चा 5 साल के बाद आया और लेट डायग्नोसिस की वजह क्योंकि चेस्ट के अंदर और फिर रिमोट एरिया का ये पेशेंट है और मल्टीपल फिजिशियंस के पास, डॉक्टर्स के पास जाने के बाद और प्रॉपर सही तरीके से डायग्नोसिस ना होने की वजह से ये इस तरीके से लेट डायग्नोसिस हुआ।
तो ये इसमें पेशेंट को जो प्रॉब्लम थी वो बार बार जो है ना छाती का इन्फेक्शन जिसमें सांस की तकलीफ और खांसी, ये चीजें बार बार होती थी और वो पीडियाट्रिशियन के पास जाते थे, उनसे इलाज करवाते थे और वो समझते थे कि शायद ये चेस्ट इन्फेक्शन है, ये दमा है, इस तरीके से वो इलाज करके छोड़ देते थे। अच्छा डॉक्टर लेकिन इस साहब, दफा जिस तरह जी आप जी अभी, मैं इसी तरफ आ रही थी, जितना शायद हमारी इन्फॉर्मेशन इस रिलेटेड इतनी नहीं है, लेकिन जितना हमें पता है शायद ये बहुत रेयर मेडिकल कंडीशंस इसमें होती हैं फीटस इन फेटू में। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा ये बताएं कि इसमें अनयूजुअल चीज़ क्या जाहिर होती है? सिर्फ यही चीज़ें होती हैं कि सांस बार बार फूल जाना या इस तरह की, और दूसरा ये कि इसको किन टूल्स के जरिए, जैसे जो नॉर्मल टूल्स होते हैं जिसमें MRI होती है, CT स्कैन हो गया या फिर अल्ट्रासाउंड हो गया, तो इसी के जरिए चेक किया जाता है? जी बिल्कुल सही फरमा रही हैं। इसी तरीके से ही यही नॉर्मल टूल ही यूज किए जाते हैं। स्पेशली डिपेंड करता है एक्सपर्टीज के ऊपर जो है ना, कि भी वो करने वाला बंदा जो है ना, क्योंकि ये चीजें ऑपरेटर डिपेंडेंट होती हैं, ये करने वाला बंदा वो कितना एक्सपर्ट है और वो उस चीज का नॉलेज रखता है और वो उसको डायग्नोसिस कर ले, जिसमें सिंपल अल्ट्रासाउंड है, उसके बाद CT स्कैन है एंड MRI है। सिंपल यही इन्वेस्टिगेशन है। जो आप पूछ रही हैं कि इसमें कम्प्लेक्सिटी क्या थी, कम्प्लेक्सिटी ये थी कि एक तो ये कि लेट डायग्नोसिस, कि अभी तक किसी ने इसको प्रॉपर डायग्नोज ही नहीं किया था, और फिर जो है ना ये इसका हार्ट के साथ प्रेजेंट होना और फिर एओर्टा जिसे मेन शरीयान कहते हैं उसके साथ इम्प्लांट हो जाना और फिर उससे अलग करना, इसको जो है ना ये कम्प्लेक्सिटी थी जो। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि ये 5 लाख में से एक बच्चे को होता है, और पाकिस्तान में तो आपको ये भी अंदाज़ा है कि 25 करोड़ की हमारी आबादी है। तो ये इस नौयत का पाकिस्तान में पहला केस था या इससे पहले भी इस तरह के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और पाकिस्तान में ऑपरेट भी हुए हैं? जी सर, फीटस इन फीटू पहले ऑपरेट हुए हैं सर। पहले जो है ना ये रिपोर्ट्स इस तरीके से लिटरेचर के अंदर मौजूद हैं और ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन चेस्ट के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर ये फर्स्ट ऑपरेशन है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि फीटस इन फेटू अगेन ग्रो हो सकता है? इसमें दोबारा जो है ना इनके उसी बेबी के अंदर तो जो है ना होने के बराबर है, 0% है इसमें चांस। अच्छा, और ये फिटस इन फिटू सर ये होता क्यों है? इसमें क्या क्या वजूहात होती हैं मेडिकली? सर मैंने जैसे अर्ज किया कि एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जो है ना मोनोजाइगोटिक जिनके एक और ट्विन जो है ना वो बनता है, और जो जिसके हम उसको कहते हैं पैरासाइट ट्विन जो है ना, ये टर्म मेडिकल है, और फिर जो जिस बच्चे के अंदर बन रहा होता है उसको कहते हैं होस्ट ट्विन जो है ना, उसके साथ ये रैप हो जाता है और फिर जो है ना वो किसी भी जगह पे जाकर इम्प्लांट होता है। तो ये एम्ब्रियोजेनेसिस इनके एनोमली है किस्म की जो। अच्छा, लास्टली अगर मुझे 30 सेकंड्स में आप ये बता दें कि इस हवाले से, जैसे हमने शुरू में जिक्र किया था कि बहुत सारे लोग इसको अच्छे मानों में भी नहीं लेते, तो क्या इस हवाले से कोई साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो रही है पेरेंट्स की भी? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने जो है ना बिल्कुल साइकोलॉजिकली काउंसलिंग, हमारे पास यहाँ पे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, वैसे भी हम भी हैं डॉक्टर जो है ना, मेरा अपना वार्ड, बाकी सब लोग उनको समझा रहे हैं, सारी चीजें बता रहे हैं कि इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कि ये एक चीज थी जो कि डायग्नोज नहीं हुई, अब डायग्नोज हो चुकी है और अब आपका बच्चा खतरे से बाहर है, बिल्कुल आपका बच्चा ठीक रहेगा। ठीक हो गया। डॉक्टर सुल्तान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि इस नायाब ऑपरेशन की हमें बता रहे थे। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। अब हम मुल्की सियासत की बात करेंगे। मुल्की सियासत में कशीदगी और मफाहमत की बहस साथ साथ चलती दिखाई दे रही है। सिंध हुकूमत के सख्त बयानात हों, कराची में PTI के दौरे पर पैदा होने वाले तनाज़ा हो, या फिर पार्टी के अंदर मुज़ाकरात की बात हो, और अपोजिशन लीडर की मुतवक्के तकर्री ने कई अहम सवालात खड़े कर दिए। और आज हम इस बदलती सियासी सूरत हाल और इसके मुमकिन असरात पर बात करेंगे। बिल्कुल जी, और बात करने के लिए हमें सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच टाइम। हम यहीं से शुरू कर लेते हैं। जिस तरह से सिंध के जो सीनियर वजीर हैं शर्जिलीना मेमन साहब, उन्होंने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा को दौरा कराची पर जिस तरह से तनकीद की और कहा कि PTI ने कराची में 9 मई जैसा वाक़या दोहराने की कोशिश की, वैसे ही माहौल क्रिएट कर दिया। सोहेल आफरीदी ने कवानीन की भी खिलाफ वर्जी की है, और साथ उन्होंने ये कहा कि जो 8 फरवरी को सिंध में PTI की हड़ताल नहीं होने देंगे। आप इस सारी सूरत हाल को किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं? रहीम या का नाबदो या का नस्ताइन। देखें, शर्जील मेमन जैसे लोगों को आप लोग पता नहीं क्यों सीरियस ले लेते हैं। सर एक प्रोमिनेंट फिगर है, सीनियर जिन्होंने प्रोविंशियल अपने मिनिस्टर घर के है। आसपास के इलाके में पता नहीं सुनने में आया था कि कितने पैसे पड़े हुए थे, क्या नहीं थे, फिर उसके बाद वो चले जाते हैं दुबई, गायब हो जाते हैं, फिर क्या चीजें। तो इन चीजों को छोड़ें।
रही बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप लोगों ने इजाजत दी, जो चीफ मिनिस्टर साहब थे सिंध आए, आप लोगों ने उनका क्या कह सकते हैं इस्तकबाल किया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। उसके बाद आप लोगों ने उनको अपने प्रोटोकॉल में हैदराबाद भेजा, हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं। वापसी पे आपकी प्रोटोकॉल की जो टीम थी, जो कि पुलिस वाले थे और वो सारी जो भी एस्कॉर्ट कर रही होती हैं उन गाड़ियों को, उनको हैदराबाद से वापसी का रास्ता भूल गया कराची आने का, तो वो 2 घंटे के रास्ते की बजाय 7 घंटे में पहुंच गए। इसमें किसी भी इंसान को, कोई भी आदमी सफर कर रहा हो, खासतौर पे अगर वो प्रोटोकॉल वाला हो, तो ज़ाहिर कंप्लेन तो करेगा। अगर वो ये भी कंप्लेन ना करे तो फिर तो मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता। वो आप लोग जो है ना, चूंकि आप लोग आदी हैं एक खानदानी सियासत के, तो अगर वो आपको, जो आप लोगों को बोलते हैं ना, वो क्या कह सकते हो उसे, सेठ की नौकरी करते हो, तो अगर सेठ ने आपको 6 घंटे भी बाहर खड़ा रखा ना तो आप खामोश रहोगे, क्योंकि सेठ की नौकरी करते हो आप लोग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई नौकरी नहीं है, हम लोग वर्कर्स हैं, हम किसी की मानते। अगर इस किस्म की कोई बातचीत हमारे अपने लीडर भी कर रहे हो, हम उनसे एहतजाज करते हैं, और ये हमेशा से हुआ है। तो इस वजह से आप इसको, आपका और हमारा एक पॉइंट को समझना मुख्तलिफ है। आप लोगों को वो 7 घंटे उसमें हमने कंप्लेन की, चलो उसको भी छोड़ दो। आप लोगों ने हमें कहा कि हम लोग उसमें नहीं कर सकते, काजज़म के उसके मज़ार की उस तरफ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, मान लिया आपकी बात। आपने कहा हम जिना बाग में दे देंगे आपको, हमने कहा ठीक है दे दो। आप लोगों ने हमें उस दिन बहुत लेट दिया, हमने थोड़ा सा आपको कहा कि यार कर लेते, आपने कहा यार हम नहीं कर सकते, हमने पूछ के देना था, वफाक से पूछना था, जो भी था जैसा भी था आपने था। और आप इतने अच्छे नहीं हो कि आप हर चीज़ वफाक से पूछ के करते हो, लेकिन बहरहाल चलो पूछ लिया, लेट दे दिया हमने, तब भी कर लिया। अब जब आपको इजाजत भी दे दी, हमने सब कर दिया, मुझे एक चीज समझ नहीं आई, उस वक्त पुलिस को वहां खड़े करने की क्या तुक थी कि आप लोगों को अंदर ना जाने दो? उस वक्त कंटेनर लगाने की क्या जरूरत थी कि आप लोगों का ये रास्ता हम रोक रहे हैं? आप लोग वो चीज क्यों कर रहे हो? अब उसमें ऑब्वियसली जब ये चीज होगी और वहां पे आंसू गैस होंगे तो लोग रिएक्ट करते हैं। हर आंसू गैस के ऊपर हर एक अवाम हमेशा रिएक्ट करती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों के ऊपर बहुत बड़े इल्जाम लग चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। आपको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का आपके ऊपर क्या कह सकते हैं इल्जाम आया हुआ है। आपके लोगों को अल जुल्फिकार का नाम दिया गया है। अल जुल्फिकार जुल्फिकार अली भुट्टो के लिहाज से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहते हैं, जिसमें एक जहाज अगवा हुआ था और एक इंसान को जो कि ब्यूरोक्रेट था उसको गोली मार के हलाक भी किया गया है। या तो आप कहो कि वो सारे आपके थे, नहीं थे, हमें भी पता है आपके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था जी, हमें भी पता है आपके साथ ज्यादती हो रही थी, हम उसको कंडेम करते हैं, हम उसको ये नहीं कहते कि आप लोग टेररिस्ट हो। हमें पता है आप लोग टेररिस्ट नहीं हो, आप वर्कर्स हो और आप एहतजाज कर रहे थे। उसके बाद आप लोगों ने एहतजाज, आप लोगों ने अच्छे खासे मुजाहमत की है। बेनजीर भुट्टो साहब की आधी जिंदगी मुजाहमत में गुजरी है, तो हमें पता है। हमें ये मत कहो कि ये सारी चीजें, तो इस किस्म की बातें ना करें कि भाई हम लोगों ने 9th में किया था। आपको अच्छी तरीके से पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सो प्लीज डू नॉट टेल लाइज। साहब हमारे साथ हुए थे, एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी आए। देखिए, जो मुझे अंदाजा होता है, एक तो मेरा एनालिसिस है, एक जो मैंने सुनने में चीजें आई हैं। जो सुनने में चीजें आई है वो ये है कि मरियम नवाज ने गिला किया है कि जी हम लोगों ने तो इनके साथ ये किया वो किया, घुसने नहीं दिया, फलाना नहीं करने दिया, आप लोग ये कर रहे हो तो सारी तनकीद मुझ पे आ रही है, तो अब आप लोग प्लीज ये करो वो करो फलाना करो। तो इन लोगों ने PMLN को प्लीज करने के लिए थोड़ा बहुत ये सब कुछ किया। दैट इज वन साइड ऑफ द स्टोरी। मेरी जो एनालिसिस है वो ये है कि इन लोगों का ख्याल था, जो पीपल्स पार्टी थी उनका ख्याल था कि चूंकि इनकी रवायात हैं, जो डेमोक्रेटिक रवायात हैं, हम उनको जरा उसको जिंदा रखेंगे, तो उन्होंने एक अच्छा काम किया। लेकिन उनके दिमाग में शायद ये था कि ये लोग क्या हो गए, थोड़ा बहुत एक थर्ड टियर वगैरह जो है, जिसको 6 महीने पहले पूरे PTI में कोई जानता ही नहीं था कि ये कौन है, क्या है, कितनी बड़ी चीज है, क्या है, तो वो आएगा कराची तो क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। जब वो शख्स लैंड किया, उसने सुहेल अफरीदी ने जब कराची में लैंड किया, और कराची के एयरपोर्ट पे जो एक जम्मे गफीर उसको लेने के लिए खड़ा हुआ था, वो बिलावल भुट्टो के
के इस्तेकबाल से बहुत बड़ा था, तो वहां पे इनको जरा प्रॉब्लम शुरू हो गई कि यार ये तो, वो कहते हैं ना, वो आपको अचानक होता है, ओ ये क्या हो गया, ये तो हमारा भी प्योर निकला है। उसके बाद फिर जब ये सारी चीज, अच्छा फिर उसके बाद जो उसके बाकी चीजें हुई हैं, उसने आप लोगों को अप्रिशिएट किया, खुद उसने आप लोगों को अप्रिशिएट किया, हर एक चीज किया। तो जब ये सारी चीजें हुई, और जाहिर है जो पल्स पे जिन्होंने उंगली रखी होती है वो देख रहे होते हैं, अवाम का पल्स देखते हैं। फिर आपने देखा वो जब उधर गया हैदराबाद गया तो वहां पे कुछ और था। अब यहां से आपको सेकंड थॉट आनी शुरू हो गई, ओ ये बंदा तो मतलब आम प्रॉब्लम क्रिएट कर आप रहा है। लोगों का ये होता है ना कि अगर जरदारी या भुट्टो से बाहर कोई निकलेंगे तो 10 बंदे उसको रिसीव करने नहीं आएंगे। इसी तरह शरीफ से बाहर कोई निकलेंगे तो 10 बंदे रिसीव करने नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पे तो एक आम सा वर्कर था, उसको हजारों लोग रिसीव करने आ रहे थे। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम शुरू की। फिर जब आपने अब चूंकि कमिट कर दिया था, आप उसे वापस नहीं हो सकते थे। आपने जब जलसे में देखा कि बहुत ज्यादा, मतलब इतना बड़ा जलसा कोई थर्ड टियर की कोई लीडरशिप नहीं कर सकती है। ये चीजें आपको फिर सेकंड थॉट्स देनी शुरू हो गई। अब आपको उसको, उस डैमेज कंट्रोल को करने के लिए आप कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। लेकिन मेरे भाई एक बात याद रखना, मैं दोबारा कहता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वो वाहिद पॉलिटिकल जमात है जिसमें खानदानी सियासत नहीं है। आप लोग इसको जो मर्जी कह दो कि अलीमा जो है खानम जो है वो ये करिए वो करिए, शी इज नॉट पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। अच्छा, ठीक है, शी इज अ सिस्टर ऑफ इमरान खान, वी रिस्पेक्ट हर फॉर दैट, बट शी इज नॉट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। सो इन सारी चीजों को हम लोग वो करके करते हैं। बाकी आपने जो मर्जी कहना कह दो। तो इसका चलिए सर, आपने एक बात क्लियर भी कर दी। अब मुझे थोड़ा सा, फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि पीटीआई के अंदर मुज़ाकरात के जो हामी ग्रुप है उसकी सोच भी गालिब आ चुकी है, और अब अक्सरियत ऐसी है जो इस बात पर मुत्तफिक दिखाई दे रही है कि इनकलाब नहीं बल्कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है, उसी के जरिए बातचीत होगी। तो क्या वाकई पार्टी मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएगी या फिर नहीं? देखिए, पार्टी ने आज तक कभी ये नहीं कहा कि हम मुज़ाकरात नहीं करते, लेकिन सवाल ये हो जाता है कि देखिए दो किस्म के मुज़ाकरात होते हैं। एक वो होता है कि यार मुझे छोड़ दो और मैं बस भाग जाऊंगा और ये कर लूंगा, या मेरे आप तरले करना शुरू कर दो कि यार मेरा तो खून खराब हो गया है, अच्छा। मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मेरा तो फलानी चीज हो गई। आप इस किस्म के तरले कर लो, एफिडेविट दे दो, पता नहीं वो बावड़ा साहब कह रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से वो ब्लड निकाला था, क्या किया था, किसका किया था, मुझे नहीं पता वो क्या कह रहे थे। वो आप उनसे पूछ लेना डिटेल्स कि वो कहते हैं फैज साहब ने और हमने मिल के इनके वो जो ब्लड का वो किया था, तो कहाँ से ब्लड का सैंपल लिया था वो आप उनसे पूछ लें। अब यहाँ पे बंदा जो है ना, वो बंदा जरा वखरे टाइप का है। वो न डर है जो पाकिस्तान को एक जरूरत है, वो उसूल का पक्का है जो पाकिस्तान को एक जरूरत है। उन्हें इन्हीं चीजों की बेसिस पे हमेशा उसके साथ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि 1000 में से 1000 मरतबा ये आपको गलत बता देगा। सब समझते थे कि ये जेल नहीं काट सकेगा, उसने जेल काट के सबसे सख्त जेल उसने काटी है। सब लोगों ने कहा था कि वो ये कर लेगा, वो कुछ नहीं। तो वो अपनी जगह पे डटा हुआ है, और वो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह ताला ने उसको एक नाम देना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में अगर ठीक हो गया। अच्छा सेनेटर साहब, आपने फ्यूचर का जिक्र किया तो मैं इसलिए आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके जो करंटली चेयरमैन है पीटीआई के बैरिस्टर गौहर साहब, उनके मुताबिक आज जुमेरात वाले दिन अपोजिशन लीडर की तकर्री हो जाएगी। अब इस अपॉइंटमेंट के बाद क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है उसमें कोई तब्दीली आएगी? अच्छा, एक चीज मैं पिछले उसमें मेंशन करना भूल गया था, वो ये था कि जब हम लोग मुज़ाकरात की बात करते हैं ना, या वो करते हैं, उसमें देखें, उसमें थोड़ा सा आपने देखना होगा कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। उसके दो, अच्छा ये चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में मेरे ख्याल में जो उनके 4 सेक्शन है उनमें से सी सेक्शन है, वो पूरा इस पे लिखा हुआ है। 27वीं से लेके 30वीं तक ये 4 शिकें उसकी हैं जो कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की बात करते हैं। तो हम उसका जिक्र करते हैं कि यार इसके ऊपर मुज़ाकरात करो।
हम लोग बात करते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर अगेन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर है, जहां पे अदालतों को कहा हुआ है कि इंडिपेंडेंट अदालतें होंगी, और हमने 27वीं और 26वीं तरामीम में देखा है अदालतों को इन लोगों ने टोटल डिपेंडेंट कर दिया है जी। और अब उनकी तैनाती जो होगी ना वो एग्जीक्यूटिव कर रही होगी। तो इसके ऊपर हम कहते हैं बात करो। हम लोग ये नहीं कहते कि हमें रिहा करो, हम ये नहीं कहते कि ये करो, हम कहते हैं हम मेरिट पे रिहा होंगे क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं किया। तो ये मुज़ाकरात हम लोग कभी उससे पीछे नहीं हटे। हाँ, जनरली स्पीकिंग ये होती है कि मुज़ाकरात उससे की जाती है जिसके पास इख्तियारात होते हैं। अब सवाल ये है कि इख्तियारात किसके पास है। इसके बावजूद मैं ये समझता हूं और मेरे साथ के बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान को मुज़ाकरात की जरूरत है। हमें मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को मुज़ाकरात की जरूरत है। पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बगैर इमरान खान के नहीं आ सकती। आप जो मर्जी कर लो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इमरान खान के बगैर नहीं आ सकती। तो मुज़ाकरात इसलिए होने चाहिए कि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी तो आगे बात हो जाएगी। बाकी उसमें दरमियान में ऐसे लोग हैं जैसे अचकज़ई साहब हो गए, अलामा साहब हो गए, असद कैसर साहब हो गए, मुस्तफ़ा खोकर हो गया, अपने शायद खाकान अब्बासी साहब हो गए, रऊफ हसन साहब हो गए। ये सारे वो लोग हैं जो मुज़ाकरात पे बिलीव करते हैं। अब उसके साथ क्या एहतजाज हो सकता है या मज़ामत हो सकती है। मज़ामत और मुज़ाकरात जरूरी नहीं है कि सीरीज में हो, ये पैरेलल भी हो सकते हैं। जहां मज़ामत हो रही होती है वहां पे बैकडोर में मुज़ाकरात भी हो रहे थे। तो कोई, और ये अनहोनी बात नहीं है, अनोखी बात नहीं है, पूरी दुनिया में होता है। आपके डी चौक पे आके लोग बैठ जाते हैं और वो मज़ामत कर रहे होते हैं और पीछे उनके साथ गवर्नमेंट बात कर रही होती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे लिहाज से ये मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए और पाकिस्तान की वो करनी चाहिए। अब बात आ जाती है जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो मेरा आप तक देखिए इस तरह है कि खाली अचकज़ई साहब क्यों, अलामा साहब सेनेट के अपोजिशन लीडर को क्यों भूल रहे हैं हम लोग। मैं आपको दो बात बताता हूँ। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो मेरे ख्याल में आर्टिकल 60 के लिहाज से बताता है कि इसमें जब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जब हो जाती हैं तो उसके बाद वो कहते हैं कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन को आप लोगों ने चुनना होता है, इन दोनों ने चुनना होता है और इसका टाइम पीरियड है 15 दिन। उस 15 दिन में अब ये सेनेट के लिए रूल मेरे ख्याल में 19 है और 19 या 16 है और जो सेनेट है और नेशनल असेंबली का जो है वो 39 है जी। इनमें अगर आप देखें तो उसमें वाज़ेह बताया गया हुआ है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो होता है जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों की वो जो क्या कह सकते हैं उसको सपोर्ट हासिल होती है और ये फौरन करना चाहिए। अगर हाँ उसमें ये भी है मेरे ख्याल में ये 39 के वो है सब क्लॉज 39A का सब क्लॉज है कि अगर वो हटा दिया जाता है दरमियान में तो फिर उसमें बताया हुआ है कि दोबारा उसी तरीके से करना होगा कि आपको नया वो करना होगा, ठीक है। और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में यहाँ पे ये मेरे ख्याल में जुलाई में शिबली फराज और उमर अयूब को सजाएं मिल गई थी, डिस्क्वालीफाई हो गए थे, उनके हल्का भी खाली हो गया, डी नोटिफाई भी हो गया, इलेक्शन भी हो गया। ये आज भी इसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये काम ना करें, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ना करें। लेकिन फिर ये लोग जो लोग बगैर प्रेसिडेंट के साइन के अपने ऑर्डिनेंस भी पास कर लेते हैं, जो बगैर कॉन्स्टिट्यूशन के सारे काम कर लेते हैं, उनसे आपको क्या बईद होगी। मेरे लिहाज से ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था और हम चेयरमैन सेनेट के पास भी जा चुके हैं, उनसे भी कह चुके हैं। मैं सेनेट के फ्लोर के ऊपर ये बातें 2-3 दफा उठा चुका हूँ। अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को ना आइन की परवाह है, ना इन लोगों को कानून की परवाह है। मैं तो इनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि खुदा के लिए पाकिस्तान का पीछा छोड़ दो। 40 साल बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त फरमाया। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है अब उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई है क्योंकि हालात कुछ इस तरफ जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। हमने आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर शेयर की थी जो कि AI रिपोर्ट के हवाले से थी। और AI रिपोर्ट वैसे तो आपने देखा होगा कि उसके हवाले से हम अक्सर आपको बताते रहे, लेकिन ये AI रिपोर्ट क्या था या ये फिर AI की जो ऐप थी ये क्या थी। ये एक ऐसी ऐप बनाई गई है जिसमें आप एक AI वकील को देखेंगे और उस वकील को सब कुछ मालूम होता है। वो शायद पाकिस्तान की जो तारीख है उसके हवाले से भी ज़्यादा जानता है
और ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का एक स्टूडेंट था जिसने ये ऐप तैयार की है। और इस ऐप में अब एआई वकील को आप देखेंगे, आप देखते हैं कि इस ऐप का सहारा लेके आप क्या कुछ करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इस ऐप में अब क्या क्या होता है जी, दानिश हमारे साथ मौजूद हैं, डिजी लॉयर इनकी ऐप का नाम है, जो कि फर्स्ट पाकिस्तानी लॉयर ऐप मेकर हैं। थैंक यू सो मच दानिश फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये ऐप काम किस तरह से करती है, किस तरह से इसका प्रोसेस होता है, क्योंकि कल तो बात हम बहुत खुश थे जब इस खबर को हम शेयर कर रहे थे, और इवन हम ये भी कह रहे थे कि क्या ये लॉयर अब पीटीआई का होगा या फिर नून लीग का होगा या फिर न्यूट्रल होगा। डिजी लॉयर वकीलों के लिए सबसे पहले एक ऐप है विच इज़ एन पावर्ड ऐप फॉर द लॉयर्स एंड जजेस एंड द जुडिशरी, जो भी लोग कह लें कि लॉ के पेशे से वाबस्ता हैं। डिजी लॉयर में हमने 1947 से 2025 मतलब या नाउ 26 तक के जितने भी जर्नल हैं, जितना भी कानून है, फैसले हैं, उन सबको एक जगह इकट्ठा किया। उस सब के ऊपर हमने लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सर्च इंजन बिल्ड किया, जिसमें आपको ये पता लग जाता है कि जो मैं जजमेंट पढ़ रहा हूँ वो ओवर रूल हैं, डिस्टिंग्विश्ड हैं, कहाँ कहाँ पे साइड हुई हैं, और इस तरह की चीज़ें जो कि जज साहिबान को और वकीलों को कोर्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इसके अंदर हमने 2 अपने कह लेंगे एसोसिएट्स AI बेस्ड क्रिएट किए हैं, जिसमें पहला हमारा है आर्क AI विच इज़ अ लीगल रिसर्च बेस्ड एसोसिएट। वकील या जज वहाँ पे जाके अपनी पूरी प्रोपोजिशन एंटर करते हैं और वो लाखों जजमेंट्स में से उनको एग्जैक्ट जजमेंट निकाल के दे देता है। सेकेंड वन इज माइक AI विच इज़ आर ड्राफ्टिंग एसोसिएट। उसमें अगर कोई दरख्वास्तें बनाना चाह रहे हैं, अपील्स बनाना चाह रहे हैं, रिट्स बनाना चाह रहे हैं कोई, तो वहाँ सिंगल प्रॉम्प्ट पे अंडर 30 सेकेंड्स वकीलों के लिए और जजेस के लिए वहाँ पे फ़ौरन से वो ड्राफ्ट। अच्छा दानिश, मुझे ये बताइए, आपने एक बड़ा ज़बरदस्त ये इक़दाम उठाया ये ऐप बना के, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इसके पीछे क्या कुछ स्टोरी थी और कहाँ पे आपको ये लगा कि आपको अब इस तरह की ऐप भी बनानी चाहिए जो वकला को असिस्ट करे या फिर वकला के लिए एक साजगार माहौल पैदा कर सके? अच्छा, इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। माय फादर इज़ अ लॉयर एक्चुअली, लेकिन वी आर 3 ब्रदर्स एंड नन ऑफ अस परसूड लॉ। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई दैट आई एंडेड अप एक्सीडेंटली इन दिस। इससे पहले डिजी लॉयर से पहले मैं एक आइडिया पे काम कर रहा था दैट वाज रिलेटेड टू वर्चुअल ट्राई-ऑन्स एंड एवरीथिंग। तो उसके पेटेंट्स के लिए मेरे वालिद साहब के दोस्त ही हैं, उनके पास उन्होंने मुझे भेजा कि आपने IP का जो पेटेंट्स का काम करवाना है वो आप इनसे जाके समझ लें, आपको सारा कुछ बता देते हैं। हम उनके पास गए तो उन्होंने उस टाइम मैं सेकेंड सेमेस्टर में था, तो उन्होंने कहा कि यार मुझे अपनी केसेस डायरी जो वकील मैनेज करते हैं, किस दिन कौन सा केस है, उसको डिजिटाइज करने के लिए सिस्टम चाहिए। अच्छा। तो हमने स्टार्ट एक डायरी डिजिटाइजेशन से किया था। बट देन आई वेंट टू माय प्रोफेसर डॉक्टर अवैस which was guiding me on different on the project which I was working on। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस पर आप रिसर्च करो। उस टाइम में ऑयल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे मैंने रोज मुझे कोई ना कोई नया वकील मिल जाना। अच्छा दानिश, ये बताएं, चले ये तो आपने बता दिया, अब मुझे ये बताएं ऐप को जब आप बना रहे थे, जब आपका ये प्रोसेस चल रहा था, तो कौन कौन से मतलब आपकी एक पूरी टीम शामिल थी या आप अकेले थे? मजमूई तौर पर इस ऐप को तैयार करने में आपको टाइम कितना लगा, और पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट बताएं ना, प्रोसेस बताएं किस तरह से आपने किया ये। अच्छा, इसमें डिजी लॉयर की भी जो टीम है, जो मैं गाइड वो 6 लोगों पे मुश्तमिल है। 25 लोग। इसके अलावा हमारे कुछ एडवाइजर्स हैं, कुछ सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन द पाकिस्तानी लीगल फ्रेटर्निटी। उसके बिगेस्ट नेम्स इन द पाकिस्तानी लीगल फ्रेटर्निटी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि हमें टाइम इसमें लगा है 1.5 से 2 साल का, जिसमें हमने डेटा कलेक्शन पे सबसे ज़्यादा टाइम हमने स्पेंड किया। उसमें कोर्ट्स की वेबसाइट्स को देखना, साइटेशंस पूरी करना और ये सारी चीज़ें। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट टुक टाइम। और सबसे ज़्यादा कह लें कि उसके बाद जो हमें टाइम सेकेंडली जिस चीज़ पे लगा वो हमारे AI की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने में, क्योंकि जनरल AI टूल्स ChatGPT, परप्लेक्सिटी भी एग्जिस्ट करते हैं, बट डिजी लॉयर के अंदर लीगल स्पेसिफिक AI के जो यूज़ केसेस हैं उनको हमने कैटर किया है कि जब भी वो आंसर देते हैं तो आंसर का लिंक भी हमेशा देता है ताकि AI का भी। दानिश, मुझे ये भी बताइएगा कि ऐप को लॉन्च हुई कितना वक्त हुआ इस वक्त तक, और ये किन किन प्लेटफॉर्म्स पे, एंड्रॉयड पे या फिर आईफोन के प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, और इस वक्त क्या आपके पास कोई डाटा है जो हमें ये बता सकता है कि कितने आपके इस ऐप के सारिफीन हैं? डिजी लॉयर इज लाइक ओपन वेबसाइट, DIGILAWYER.org।
यहाँ पे हमने लास्ट ईयर अप्रैल 2025 में डिजी लॉयर को लॉन्च किया था फॉर एवरीवन आउट देयर, एंड आफ्टर दैट वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क इन सिंध एंड इस्लामाबाद एंड लाहौर प्राइमरीली। और करंटली डिजी लॉयर को 11,000 से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, रजिस्टर्ड हमारे यूज़र्स हैं। उसके अलावा सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस दैट आर यूजिंग इट इंक्लूड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, AG offices of different provinces, even the police of different province, उनके जो legal departments हैं वो भी DigiLaw का यूज़ कर रहे हैं। तो and some of amazing use cases are, this is also being used by district judges and obviously the lawyers and the law firms of Pakistan। तो major जितनी भी law firms हैं वहाँ पे हम हैं, कुछ obviously रहती हैं जहाँ पे इंशाल्लाह। दानिश ये बताइए कि जिस तरह आपने पहले जिक्र किया कि इस ऐप में 2 असिस्टेंट्स मौजूद हैं, एक आपको इन्फॉर्मेशन देता है, दूसरा आपकी ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो होती है उस पर काम करता है, तो इसकी वजाहत करें ये किस तरह से पॉसिबल हुआ? कोई भी वकील का जो कहने की जिंदगी है या एक जो केस का वर्क फ्लो है उसमें 3 चीज़ होती हैं, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, लीगल रिसर्च एंड ड्राफ्टिंग। डॉक्यूमेंट एनालिसिस में वकील ने क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना होता है, उसमें से फैक्ट्स एंड फिगर्स वो फिगर आउट करने होते हैं। सेकेंड स्टेप फिर वो जाता है, वो देखते हैं कि इस पर कौन सा कानून अप्लाई होता है, कौन सी जजमेंट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की या डिफरेंट हाई कोर्ट्स जो कंसर्न है उनकी इस स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स पे कौन सी हैं कोर्ट ने पहले दी हुई। दिस इज लीगल रिसर्च एंड इन द लास्ट पार्ट इज ड्राफ्टिंग, कि जब उसके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हैं, उसके पास लीगल रिसर्च भी है, तो नाउ दे ड्राफ्ट रेट्स, अपील्स, जो फाइल तैयार करनी होती है वकील ने या कोई भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं, तो वो हमने इसको कह लेंगे इन 3 में से हमने 2 यूज़ केसेस को लिए, लीगल रिसर्च को और ड्राफ्टिंग को। आर्क AI हैंडल्स द लीगल रिसर्च पार्ट एंड माइक AI हैंडल्स द ड्राफ्टिंग पार्ट। आर्क AI को जाके आप क्वेश्चन अपना पूरा जो भी प्रोपोजिशन जिसको लीगल लैंग्वेज में कहा जाता है कि आप उसको पूरे डिटेल बताते हैं। इट अंडरस्टैंड्स आपका सिनेरियो, उसके ऊपर रिसर्च करती है एंड देन इट गिव्स यू अ प्रॉपर रिसर्च ब्रीफ जिसमें आपको प्राइमरी लीगल फाइंडिंग, एप्लीकेबल स्टैट्यूट्स, रेलेवेंट जजमेंट्स एंड देन आफ्टर दैट एनालिसिस एंड एडवाइजरी भी आरकेआई प्रोवाइड करती है। वहीं से ही आप उसको माइक AI की तरफ राउट कर सकते हैं, जिसमें आप सारे लीगल रिसर्च देखिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स फाइल्स अपलोड करके उसको कह सकते हैं कि अच्छा अब आप इस पर एक रिट तैयार कर दें या अपील तैयार कर दें जो मैं लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल करना चाहता हूँ या मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये फ़ाइल करना चाहता हूँ, तो आपको पूरी की पूरी फाइल कहने के ड्राफ्ट जो है वो बना के दे देती है एंड यू कैन सिंपली एक्सपोर्ट इट टू वर्ड और वर्ड में आप उसको एडिट करके आगे लेके जाओ। ठीक हो गया। पिछले सवाल के जवाब में कहा था कि राइट नाउ योर ऐप इज़ बीन यूज्ड बाय जजेस एंड लॉयर्स, सो मुझे ये बताइएगा कि क्या जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो आपकी ये ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकती है। जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिजिलॉयर इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल बट अलॉन्ग विद ट्रेनिंग्स, बिकॉज AI का इस्तेमाल एक प्रोफेशनल जो है वो ऑब्वियसली एक बेहतर अंदाज से कर सकते हैं, बट स्टूडेंट्स के लिए वी ऑलवेज इनकरेज कि हम ट्रेनिंग्स करवाई जाएँ, जिसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान उनसे भी कि हमें प्रॉपरली AI के ऊपर ट्रेनिंग्स डिलीवर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, और इस प्रोग्राम के थ्रू भी मेरी उनसे रिक्वेस्ट है ताकि हम आने वाली जो हमारे। अच्छा दानिश, मुझे लास्टली ये बताइएगा, चूंकि हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम है, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया, अब आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं और इन फ्यूचर ये जो ऐप आपने बनाई है ये हमारी अदालती निज़ाम को किस तरह उसमें पॉजिटिव चेंजेस ला सकती है? पाकिस्तान में जुडिशियल सिस्टम इज ऑलरेडी वेरी वीक, हमारे 2.8 million cases pending as I also discussed earlier. So DigiLawyer is going to revolutionize the judicial system of Pakistan. हम केसेस को तेज़ी से हल करने में वकला की और जजेस की और जितना हमारा कह लें कि कलेक्टिव एक जो सिस्टम है उसकी हेल्प करेंगे। वी ऑलवेज प्रमोट डिजिटाइजेशन इन आवर जस्टिस सिस्टम, जिससे चीज़ें और तेज़ हो सकती हैं, जिसमें अभी केसेस मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्ट्स भी और ई कोर्ट्स के सिस्टम डिप्लॉय हो रहे हैं। तो डिजिलॉयर वांट्स टू वर्क हैंड इन हैंड विद द जुडिशरी, जिससे हमारे जुडिशियल सिस्टम जो कि अभी 158 नंबर पे है। ठीक हो गया दानिश, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जाफर हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने एक बड़ी मुनफरिद ऐप बनाई है और ये यूनिक ऐप आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कानून की चीज़ें आप सीख सकते हैं।
यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। आजकल हमने विंटर्स के हवाले से आपको बताना होता है और विंटर्स में अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उनका जो वेट है वो तेज़ी से बढ़ने लगता है, वर्जिश का दिल नहीं करता, खाने पीने पे कंट्रोल नहीं हो सकता। लेकिन हकीकत यह है कि विंटर्स का मौसम वज़न कम करने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त होता है। ठंडे मौसम में जो जिस्म है उसमें ज़्यादा तवानाई खर्च करता है, वो आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम तेज़ हो जाता है और अगर सही तरीके से अपनाए जाएँ तो बग़ैर सख्त डाइट और भूख के आप अपने जो वेट है उसको लॉस भी कर सकते हो। और आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि सर्दियों में वेट लॉस किस तरह से तेज़ी से किया जा सकता है और कौन से आसान और आजमूदा और मौसर टिप्स हैं जो हम अपना सकते हैं और रोज़मर्रा में शामिल करके कम वक्त में वाज़ेह फ़र्क महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर ज़ुबैर अफजल कंसल्टेंट डाइटिशियन हमें चुके हैं स्टूडियो। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। अच्छा, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, जिस तरह से हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि क्या कितना % रोल है डाइटिंग का, कितना % रोल है वर्जिश का, और दोनों एक साथ करें तो कैसे करें? अच्छा, मैं अपने पेशेंट्स को भी ये गाइड करता हूँ कि 100% डाइट और 100% एक्सरसाइज। देखें, 80% जो आपका वेट लॉस है वो आपके कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हैं और कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब मोस्टली लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम जिम जाए बगैर भी वेट कम कर सकते हैं। डेफिनेटली कम कर सकते हैं। ये उस पर डिपेंड करता है कि आपने कैलोरीज कितनी ली और बर्न कितनी की। फॉर एग्जांपल के तौर के ऊपर, जैसे मैंने आपको ऑफ द एयर भी बताया कि आपका जो एक टमी है वो एज एक बैंक काम कर रहा है। ठीक है, उसको ऑर्गन्स को रन करने के लिए कुछ कैलोरीज चाहिए होती हैं जिसको हम बेसिक मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। ठीक है, अब उसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप पूरे दिन में कितनी वॉक कर रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका एक्टिविटी फैक्टर कितना, कुछ कैलोरीज और ऐड हो जाएंगी। अब एक नॉर्मल बंदा जिसको 1500 कैलोरीज चाहिए फॉर एग्जांपल एक दिन के अंदर, लेकिन वो डेली की 2000 ले रहा है, डेफिनेटली बात है आपकी बॉडी ने 1500 अपने यूज़ कर लिया और 500 गेन डिपॉजिट कर लिए कि स्टारवेशन में या फिमाइन में जाके यूज़ कर लेगा। लेकिन हम कहत तो पढ़ने ही देते हैं, हम उल्टा गेन करते रहते हैं, अल्टीमेटली वेट गेन हो जाता है। इसी तरह अगर आपने वेट लॉस करना है तो आप कैलोरीज डेफिसिट में चले जाएंगे। एक ही रूल है वेट लॉस करने का, वो कैलोरी डेफिसिट है। अगर आपने कैलोरी डेफिसिट मेंटेन कर लिया और उसके साथ आप वॉक भी कर रहे हैं तब भी आपका वेट कम हो सकता है। सही हो गया। और ये जो अभी मैंने अपने इंट्रो में कहा, विंटर्स में अक्सर लोगों का हमने देखा है कि वेट लॉस तो होता नहीं है, वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हमने ये कहीं ना कहीं सुना भी है कि ये नहीं है, आप विंटर में अपना वेट लॉस कर सकते हैं। इस हवाले से आप थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा किस तरह से हम विंटर्स में भी अपने वेट को लॉस कर सकते हैं। जी देखिए, जैसे आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि विंटर में हमारी बॉडी जो है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक प्रोसेस है थर्मोजेनेसिस, उसको बढ़ा देती है। उससे हमारा बेसिक मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाता है। 65% कैलोरीज ह्यूमन बॉडी के अंदर बेसिक मेटाबॉलिक रेट पे बर्न होती हैं। तो इसका मतलब जब वो उसका थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस बढ़ेगा तो कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न होंगी। लेकिन विंटर्स में वेट लॉस इस वजह से भी नहीं हो पा रहा होता कि हम लिक्विड कैलोरीज जो है उसको काउंट ही नहीं कर रहे होते। मतलब गर्मी में हम 2 से 3 कप चाय अगर पी रहे हैं तो सर्दियों में 6 से 8 कप शुरू हो जाते हैं। साथ उसको बिस्किट को पेयरअप कर लिया, साथ गाजर का हलवा पिनिया, देसी खानों में पिनिया जो है वो पेयरअप कर ली। अब विंटर में वेट लॉस का बेस्ट मेथड यही होता है कि आप अपनी न्यूट्रिशन को बैलेंस करें। आपके हर खाने में एटलीस्ट 20-25 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। जब प्रोटीन आएगा आपकी स्टाइटी बढ़ जाएगी, आपको भूख कम लगना शुरू हो जाएगी। जब भूख कम लगेगी तो आप खाना कम खाएंगे, अल्टीमेटली वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। सही। अच्छा, मुझे एक सवाल ऊपर से हमारी टीम ने पूछा है, वो ये है कि एक दिन में हमें कितनी कैलोरीज हमें लेनी चाहिए। और दूसरा मेरा सवाल वो ये है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हमने जल्दी वेट लॉस करना है, आप नाश्ता छोड़ दें, तो क्या ये ठीक है? अच्छा, सबसे पहले सवाल आता है कि कैलोरीज हर इंसान को ना अल्लाह ताला ने एक स्पेसिफिक ख़ास इंडिविजुअल बनाया, उसका जेनेटिक मेकअप ख़ास है, उसकी वेट, हाइट, एज ख़ास है। आप सिंपली गूगल पे जाएं, जाके लिखें www.calories-calculator.net, अपना वेट पुट करें, एज पुट करें, हाइट पुट करें और अपना एक्टिविटी फैक्टर, आपको खुद ही वो एक्टिविटी फैक्टर बता देगा कि अपनी वॉक कितनी कर रहे हैं, सारे दिन चेयर पे कितना बैठे हुए हैं, वो आपकी कैलोरीज आ जाएंगी। वो कैलोरीज आपको बताएगा जो आपने वेट को मेंटेन करने के लिए लेनी है। ठीक है। अगर आपने उस वेट को कम करना है तो 500 कैलोरीज आप उसमें से माइनस कर देंगे। 500 कैलोरीज आप वॉक एक्सरसाइज से माइनस करेंगे। डेली के 1000 डेफिसिट, वीक का था 7000
और अगर एक वीक में आप 7700 का डेफिसिट क्रिएट करते हैं तो 1 kg फैट या वेट आपका डाउन हो सकता है। ये सिंपल सा मैथ है। सिंपल सा फॉर्मूला है। मतलब कि इसके लिए 7700 कैलोरीज हमें 1 kg के लिए डाउन करनी पड़ेगी। डाउन करना। और अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जब हम कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को रोकते हैं, डाइट पे जाते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं। सो ये साइड इफेक्ट्स के हवाले से सिर्फ मिथ्स ही होती है या डेफिनेटली कुछ अगर आप बहुत ज़्यादा डाइट कर देते हो तो साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? जी अच्छा सर, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि आजकल क्रैश डाइटिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। अब मैंने जैसे कि बात की थी डेफिसिट की, ठीक है, अब डेफिसिट 300 से 500 का होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, डेफिसिट 1000 से ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देते हैं। मतलब कि वो बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो आपको कम से कम भी 1200 से कभी भी कम कैलोरीज नहीं लेना चाहिए, लोग 500-600 कैलोरीज पे आ जाते हैं। जैसे कि कीटो डाइट है, एग डाइट है, इस तरह की ट्रेंडिंग डाइट्स है, ओमेड है, 1 मील इन अ डे है। उसमें क्या होता है, एट द एंड क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट होता है, और वो जो वेट होता है वो आपका वाटर वेट होता है, फौरन से वो बाउंस बैक भी होता है। अच्छा चले, लास्टली मुझे ये भी बता दें, ये जो मीठा होता है, हम इसकी मांग थोड़ी बढ़ जाती है सर्दियों में, तो ये इसका फिर क्या हल है, ले लें या ना लें? बिल्कुल मीठा भी लेना चाहिए। और लास्ट में आपका एक क्वेश्चन मिस कर गया था कि ब्रेकफास्ट छोड़ना चाहिए। देखिए, जब आप कोई 1 से 2 मील स्किप कर देंगे तो तीसरे मील में आप ज़्यादा बैठ के खाना खाएंगे। उसकी रीज़न क्या होगी, आपका कॉर्टिसोल हाई हो जाता है। जब कॉर्टिसोल हाई होता है तो आपको ज़्यादा क्रेव कराता है कि आप खाना खाएं। विंटर्स में मीठे की क्रेविंग इसलिए भी बढ़ जाती है कि विंटर्स के अंदर एक तो हमारा पानी का इंटेक कम हो जाता है, दूसरा विंटर्स के अंदर हमारी मूवमेंट कम हो जाती है, और थर्ड नंबर पे हमारे स्लीप और डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब आपकी नींद डिस्टर्ब होती है तब आपको फूड की क्रेव भी होती है और साथ आपका वेट गेन भी होता है। सही हो गया सर, इट्स प्लेजर टॉकिंग विद यू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन व हज़रात, हमारे साथ डॉक्टर ज़ुबैर अफजल साहब मौजूद थे, जो कि बड़े प्रिसाइज अंदाज में आपको डाइट के हवाले से बता रहे थे और फार्मूलाज भी उन्होंने बताया, और बड़ी सच्ची बातें की कि ये जो कीटो डाइट है, वो सुबह का नाश्ता छोड़ देना, रात का खाना छोड़ देना या दिन का खाना छोड़ देना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि क्रेविंग्स ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ये सेगमेंट भी बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि ख़ास तौर पर ये उन ख़वातीन के लिए है, जैसे मैं हूँ, आप लोग हैं जो इस वक्त देख रहे हैं। इसी वजह से मैं नहीं बोल रहा। नहीं, ये भी होंगे भी मैं कहीं ना कहीं क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में नहीं होता। लेकिन आजकल ये रुझान है कि आजकल मेल्स भी मेकअप कराते हैं और बहुत कराते हैं, क्योंकि रोजमर्रा जिंदगी में मेकअप करवा छोड़ दिया, बिल्कुल पफ करवाता हूँ वो शाइन खत्म करने के लिए। चले आप नहीं, और तो जो हमें देखने वाले होंगे वो शामिल होंगे। देखिए, रोजमर्रा जिंदगी में कम मेकअप के साथ भी हमें फ्रेश लगना होता है, नेचुरल लुक देनी होती है, या फिर पुरएतमाद नजर आना होता है। और मेकअप सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने का जरिया नहीं होता, बल्कि एक ऐसा फन है जिसके जरिए हम अपनी कुदरती खूबसूरती को आप ये कहें कि सही मानों के साथ नुमाया कर सकते हैं। चाहे बात हो आपकी एवरीडे मेकअप की, या फिर आपकी मेच्योर स्किन की, या फिर मेकअप अप्लाई किस तरह से करना है, उसका एक राइट वे क्या है, या इस सवाल की कि क्या वाकई मेकअप के जरिए आप फेस लिफ्ट जैसा इफेक्ट हासिल कर सकते हैं। आज वो तमाम तर पहलुओं पर बात करेंगे और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि फ्लॉलेस लुक के साथ क्या महंगी प्रोडक्ट ज़्यादा आम है, या फिर आप ये कह लें कि ग्लोई मेकअप को केकी बनने से कैसे बचाया जा सकता है, ताकि हर उम्र की खातून का ज़ाहिर एक दिल होता है, वो भी खूबसूरत लगना चाहती है, तो वो खूबसूरत नजर आ सके। बिल्कुल ऐसी ख़वातीन वज़ात। इससे पहले कि मैं अपने तारुफ करवाऊँ, यहाँ पे तारीफ करनी होगी कि साथ को मेकअप के हवाले से अब ज़्यादा नॉलेज हो चुका है, बड़े ज़्यादा मेकअप्स का उन्होंने जिक्र किया। हमारे साथ अलीना शाह मौजूद हैं। अलीना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, आज हमें बताएंगे स्पेशली अगर डेली मेकअप्स की बात कीजिए अलीना, तो कौन सी ऐसे 3 जो बुनियादी स्टेप्स हैं वो हर खातून को या फिर मेकअप करने वाले को वो अपने जहन में रखने चाहिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम डेली बेसिस की बात करें तो डेली मेकअप जिसने नेचुरल लगे, हमने करना है, करके ऑफिस में जाना है या फिर स्क्रीन के सामने बैठना है। बिल्कुल, जो ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही हैं उनके लिए ये टिप सबसे अहम है कि वो अपनी स्किन को प्रिपेयर अच्छे से करें बिफोर मेकअप। क्योंकि अगर आपकी स्किन प्रिपरेशन अच्छी है, विच मीन्स कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड है, मॉइस्चराइज्ड है, तो आपका ऑलरेडी 50% काम हो गया। फिर उसके ऊपर जब आप मेकअप अप्लाई करेंगे तो एक तो आपको कम प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। जब आपकी स्किन प्रिपरेशन अच्छी है, उसका फ़ायदा ये है कि प्रोडक्ट आप कम लगाएंगे, जो कि डेली बेसिस में कम ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं होनी चाहिए। और आपका फोकस होना चाहिए कि आपका कॉम्प्लेक्शन यूथफुल रेडिएंट लगे, और आपकी ब्राउज जो हैं वो नाइसली डन हो। अच्छा। और आपका एक ब्लश और यानी एक क्रीम ब्लश या चीक एंड लिप टिंट जो है ये लाजमी आप यूज़ करें।
बहुत ओवर यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पे ना करें। इतना फ्लैटरिंग नहीं लगता। अच्छा अलीना, जिस तरह मैंने अपने इब्तिदा में बात की थी इंट्रो में कि जो बड़ी एज की औरतें होती हैं या जी। फिर आप ये कह लें कि उनको भी दिल होता है वो भी अच्छी लगे, Obviously। तो ज़ाहिर है उनकी स्किन थोड़ी सी ढीली हो जाती है, उस पर मेकअप उस तरह से अप्लाई नहीं हो सकता, तो उसमें क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं? मेच्योर स्किन में ये होता है कि जैसे आपकी स्किन एज करती है तो उसमें ऑब्वियसली रिंकल्स का भी इशू होता है बिल्कुल। और आपकी स्किन ड्राई भी होती है, तो उस पे भी बहुत ध्यान करना पड़ता है इस बात का कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड हो, मॉइस्चराइज्ड हो, स्पेशली मेच्योर स्किन में। अंडर आई एरिया जो है आपका वो उनकी उस पे टाइटनिंग wrinkles- स्किन के हवाले से क्या प्रोसेस हो सकता है? स्किन टाइट मेकअप से स्किन टाइट तो हम नहीं कर सकते, लुक्स लाइक लेकिन हम एक टेम्पररी एक इफेक्ट यूथफुल और रेडिएंट स्किन का ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं। और मेकअप का मकसद ही ये होना चाहिए कि वो आपको आपकी एज से कम दिखाए, हाँ। ना कि आपको डबल कर दे अपनी एज से। तो उसके लिए मेच्योर स्किन वाली जो ख़वातीन होने चाहिए कि अपनी स्किन पे तवज्जो दें। आपकी फाउंडेशन से पहले स्किन हाइड्रेटेड होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा फाउंडेशन या बहुत ज़्यादा पाउडर का यूज़ जो है वो आपके रिंकल्स को नुमाया कर देगा। अच्छा, सही। आप कम पाउडर का प्रोडक्ट इस्तेमाल इस्तेमाल कम करें, बहुत ज़्यादा। कम करें। सही। अच्छा, मेच्योर स्किन की जब बात करते हैं तो मुझे ये बताइएगा कि इसमें फाउंडेशन लगाना लाजमी है या इसका भी कोई ऑल्टरनेट है मेच्योर स्किन के लिए? फाउंडेशन तो मेकअप में ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, लेकिन मेच्योर स्किन के लिए ऑल्टरनेटिव्स भी हैं जो कि फाउंडेशन से Like what? बेहतर, जैसे कि एक बीबी क्रीम हो जाए या कोई टिंटेड मॉइस्चराइज़र हो जाए, क्योंकि वो फार्मूलाज ज़्यादा हाइड्रेटिंग होते हैं और वो आपकी स्किन पे एक रेडिएंट इफेक्ट देते हैं। मैटिफाइंग फार्मूलाज से जो मेच्योर स्किन है जिनकी, वो ज़रा गुरेज करें। अच्छा अलीना, अक्सर ऐसा हमने देखा है कि बहुत सारे लोग में ना कंटूरिंग बहुत ज्यादा कर देते हैं लेकिन बैलेंस मुझे नहीं बातें सुना रही रखते। हैं आप। आपको नहीं सुना रही आपने तो नहीं की हुई। मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ, कैसे वो उस खुद को अपना फेस बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत दफा देखा है कई लोगों की बहुत ज्यादा होती है, कई लोगों की बहुत कम होती है, तो इसका क्या एक तरीका है? सबसे पहले तो इसकी प्लेसमेंट सही होनी चाहिए, अच्छा। हाईलाइट और कॉन्टोर की। जैसे हाईलाइट है, आप पूरे फेस पे हाईलाइटर नहीं लगा सकते। आपका हाईलाइट जो है वो उसकी स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, यानी जो हायर पॉइंट्स ऑफ योर फेस हैं जिनको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, जिससे आपका फेस जरा स्नैच्ड लगता है। ठीक है। हाईलाइटर आपने वहीं प्लेस करना है। और जो कॉन्टोर है वो उसकी ब्लेंडिंग जो है वो मैटर करती है कि वेल ब्लेंडेड हो और ब्लेंडिंग अपवर्ड्स हो। अच्छा, ये जो आपने कॉन्टूरिंग का बताया, क्या आप बता सकते हैं कि जो ये एरिया है इसको क्या कहेंगे और यहाँ पर होनी चाहिए किस स्पेसिफिक प्लेस के ये ऊपर? आपके यानी ये एरिया जो हॉलो ऑफ योर हाँ। चीक होता है, ये आपका नेचुरल कॉन्टोर प्लेसमेंट का एरिया होता है। ठीक है। इसमें अगर आप कॉन्टोर प्लेसमेंट इस एरिया से नीचे करेंगे तो आपका फेस क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा ड्रैग डाउन लगेगा। ठीक है। जबकि कॉन्टोर का मकसद ये नहीं है, आपको एक स्कल्प्टेड और स्नैच्ड लुक देने के लिए कॉन्टोर का यूज़ होता है। तो आपका ये जो एरिया है जो आपके हॉलोज ऑफ योर चीक, उससे आपने ऊपर प्लेस करना है ठीक कॉन्टोर, है। तब वो आपकी जो डिजायर्ड लुक है वो आएगी। और सामने इसकी सही। प्लेसमेंट सही यही है। ठीक हो गया। और ये जो मुझे ये भी बताइएगा कि फ्लॉलेस मेकअप के लिए आप मेकअप के हवाले से जो प्रोडक्ट्स लेते हैं, क्या वो महंगी प्रोडक्ट्स ही आपको फ्लॉलेस मेकअप की तरफ लेके जाती हैं, कोई भी प्रोडक्ट्स चल जाती हैं? मेरा ख्याल है कि प्रोडक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेक्निक। ओके। अगर आपके पास टेक्निक नहीं है तो महंगे से महंगा प्रोडक्ट भी जो है वो आपके फेस बेकार है। बेकार है। अच्छा प्रोडक्ट, महंगा प्रोडक्ट ऑब्वियसली आपके मेकअप को इन्हांस करता है, उनकी फॉर्मुलेशंस इस तरह से होती हैं। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि पहले अपनी टेक्निक इन्हांस करें, क्योंकि राइट टेक्निक के साथ आप आम से प्रोडक्ट्स के साथ भी बहुत अच्छी लुक क्रिएट कर सकते ठीक हैं। हो। राइट यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि टेक्निक आपकी तभी अच्छी होगी जब आप अलीना से या किसी और से भी सीख के करेंगे। बगैर सीखे करेंगे तो फिर टेक्निक तो अच्छी हो नहीं सकती। बिल्कुल, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करनी से ही आपकी टेक्निक बेहतर होगी। अच्छा अलीना, जैसे हम स्टार्ट में बात कर रहे थे ना कि हमें एक नेचुरल लुक लगा अपने साथ रखनी है और डेली बेसिस का मेकअप करना है, कोई भी ड्रेस है आपका किसी भी कलर का है, कौन से ऐसे 2 कलर्स हैं जो हर ड्रेस के साथ जाएंगे फॉर आई मेकअप? और आई मेकअप न्यूट्रल टोन्स में अगर आप रहेंगे तो वो हमारी एशियन स्किन्स पे एक तो जो है वार्म पीची टोन्स वो फ्लैटरिंग भी लगती हैं मोस्टली, ठीक है। और वो आपके हर आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। यानी आप ब्राउन्स में, पीच टोन्स में ठीक है। अगर अपना आई मेकअप करेंगे तो वो हर आउटफिट के साथ आपका अच्छा लगेगा।
सही। ठीक। और इसके साथ लिपस्टिक कलर्स अगर हो तो लिपस्टिक भी इसी तरह आपने जिस तरह अभी लगाई हुई है कि ये नेचुरल एक पीची वार्म टोन है, तो बहुत ज़्यादा अगर डार्क लिप्स करें तो वो हर एक तो एज में सूट नहीं करते, या हर आउटफिट के साथ कह लें कि सूट नहीं कर रहे होते। तो ये एक तरह natural सेफ look भी साइड नहीं आती, है कि हाँ। आप थोड़ा न्यूट्रल जो है लिप शेड यूज़ करें पीची टोन्स में, तो ये भी हमारी एशियन स्किन टोन्स पे अच्छा लगता है। सही। ठीक हो गया। ख़वातीन वज़ात, ये हमारा मेकअप के रिलेटेड सेगमेंट था जिसमें हमने पूरी कोशिश की कि फ्लोर गज़ल अशरफ के पास रहे, क्योंकि ख़वातीन का सेगमेंट है और ख़वातीन अपनी बातें करती है, और आपने देखा होगा कि बड़े इंटरेस्टिंग सवालात हुए, और हम इख्तियार का इस्तेमाल ही नहीं करते ना, हम कहते हैं ख़वातीन की बातें और ये ख़वातीन को ही करनी चाहिए। अलीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो आपका मच फॉर जॉइनिंग शुक्रिया अस। मुझे इनवाइट करने इट्स प्लेजर। आपने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें इलेबोरेट की, जितना मैं मेकअप को समझता हूँ वैसे तो गज़ल ज़्यादा समझती हैं, सो ये इनकी फील्ड है। ख़वातीन वज़ात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।